कि रेजिम टाइप्स का जो पार्ट है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, उसमें से ये क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि नेबर्स है, पड़ोसी है मोस्टली, श्रीलंका इज नेबर, भूटान इज नेबर, मालदीव्स इज नेबर, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। इसके लिए ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ इसको यूज करोगे तो आंसर्स सॉल्व कर लोगे, इवन इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट। ना भी याद होगा तो तुम थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हो और एलिमिनेशन मेथड से भी जो है एमसीक्यूज को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रैक्टिस एरियाज के बारे में बात कर लूंगा। उनको वैसे तो मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझाना चाहता था, बट क्योंकि अब टाइम नहीं है, 2-3 दिन एग्जाम के लिए रह गया, तो मैंने इनको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिजाइन कर दिया है, ताकि जब एमसीक्यू फॉर्मेट में देखो तो ऑप्शंस के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुम्हारा साइमल्टेनियसली गैदर हो जाए, ठीक है। सो शुरू करते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो तो ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल के अंदर ऑलरेडी डल चुके हैं, आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट कर भी दिया होगा, बट उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस को या अराउंड के उसके आसपास कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में मैं आज डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है जो यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है वो इसी तरह से क्वेश्चन आए। इसको मैंने इसीलिए दिया है ताकि इससे रिलेटेड जो भी चीज है वो तुम एक बार रिवाइज कर लो और एक बार दोबारा चेक कर लो। जो जो ऑप्शंस इसके साथ अवेलेबल है उन ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा चेक कर लेना। कि जो है एक स्टेटमेंट यहाँ डाला है मैंने कि ही हु इज अनेबल टू लिव इन सोसाइटी और हु हैज नो नीड बिकॉज ही इज सफिशिएंट फॉर हिमसेल्फ मस्ट आइदर बी ए बीस्ट और ए गॉड। ये किसने कहा? कई सारे ऑप्शंस थे उस पे, ये एरिस्टोटल ने एक्चुअली कहा है। एरिस्टोटल ने कहा है, ये तुम कैसे समझ पाओगे? ये समझ पाओगे क्योंकि एरिस्टोटल वाज वन हु वाज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स इन सोसाइटी। एरिस्टोटल ही एक इंसान थे जो कह रहे थे कि मैन जो है एक पॉलिटिकल एनिमल है, मैन जो है एक सोशल एनिमल है, मैन समाज में रह के ही अपने आप को कंप्लीट कर पाता है, अपना पूरा जो वर्च्यू है उसको डेवलप कर पाता है सोसाइटी में रह के, पॉलिटिक्स में रह के, सिविक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके, ठीक है। तो ये कोट आप सीधा सीधा इसीलिए वहां से रिलेट कर सकते हो, एरिस्टोटल ने अपने बुक पॉलिटिक्स में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला है रिगार्डिंग आर्टिकल 371। तो 371 मैंने पहले भी बोला है, शॉर्ट्स में भी बोला है कि बहुत एक एसेंशियल और इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। 371 के ऊपर मैंने एक माइंड मैप भी टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी डाला था, उसको भी जाके मीडिया वाले सेक्शन पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रिवाइज करना, इसके सारे सेक्शंस ए से लेके जे तक सारे याद होना बहुत ही जरूरी है। सिंपल सेक्शंस और थीम्स याद होना आज के डेट पे काफी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। आपको उसके अंदर के निटिग्रिटीज को भी समझना पड़ेगा, उसके अंदर के जो छोटी छोटी ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग चीजें हैं उन सबको भी रिलेट कर पाना पड़ेगा आपको इन केस ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 371 में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि नागालैंड के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता था, और नागालैंड के बारे में सीधी सी बात है, आर्टिकल 371 ए इज टॉकिंग अबाउट। सारे अगर चले, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट व्हील ऑफ इग्नोरेंस। सुपर इजी सुपर ऑसम कॉन्सेप्ट है ये, जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन पे एक बार दोबारा डाल दूंगा, सारे वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हो। जस्टिस का एक फुल वीडियो जस्टिस के ऊपर भी है और जॉन रॉल्स के ऊपर भी एक वीडियो है, दोनों को चेक करोगे तो जस्टिस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस लगभग सारे ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आगे चल के बुक्स के बारे में बताया मैंने, कुछ 4 बुक्स के नेम मेंशन किए और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो ट्रिक इसमें क्या होगा, बुक के क्वेश्चंस को जब भी ईयर या फिर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को बोला जाएगा, क्रोनोलॉजिकली बोलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, एग्जैक्ट ईयर पूछने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो अगर रफली तुम्हें वो टाइम याद होगा, अगर रफ आइडिया भी तुम्हें एक होगा कि फॉर एग्जांपल कौन से थिंकर कौन से फेज के थे, अगर उतना भी याद होगा तो तुम थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हो और एलिमिनेशन मेथड से भी जो है एमसीक्यूज को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ अगर बुक्स के नाम के साथ अगर तुम्हें ऑथर्स के नाम या थिंकर्स के नाम या पता हो तब बहुत कुछ आसान हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, अगर तुम्हें पता है कि ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जॉन मीयरशाइमर ने लिखा है, जो कि एक 21st सेंचुरी का थिंकर है, तो तुम ऑप्शंस को देख के इजीली समझ जाओगे कि मैं कोशिश करूंगा इसको सबसे एंड में रखने के लिए, बी को एंड में सजाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगर तुम्हें पता होगा कि साइंटिफिक मैन एंड पावर पॉलिटिक्स हैंस मॉर्गेंथौ ने इस बुक को लिखा है, तो तुम्हें पता होगा कि इनको मुझे शुरू की तरफ सजाना है, क्योंकि ये क्लासिकल थिंकर है, ये शायद पहले की तरफ इन्होंने बुक को लिखा होगा। यहाँ तो मैंने एग्जैक्ट ईयर भी लिख दिए हैं तुम्हारी रिविजन और प्रैक्टिस के लिए, और इस तरह से एक एलिमिनेशन के मेथड से भी तुम आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हें पता हो कि मैन द स्टेट एंड वॉर जो है केनेथ वॉल्स ने लिखा है, तो तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि ये जो बुक है ये इस वाले और इस वाले के बीच में डेफिनेटली होने वाला है। ये मैन द स्टेट, ये साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स के बाद ही होगा डेफिनेटली, और ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के पहले ही होगा 100% गारंटी। इसीलिए ऑप्शन को फिर तुम उस हिसाब से सजा सकते हो। यहाँ थोड़ा सा यही कंफ्यूजन है कि थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और मैन स्टेट एंड वॉर दोनों ही केनेथ वॉल्स के बुक्स हैं, बट क्योंकि थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक बहुत ही पॉपुलर बुक है और हर कोई जानता है 1979 का बुक है, इसीलिए इस आंसर को भी तुम सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे चल के एक और क्वेश्चन मैंने डाला है कि सोवरेनिटी हैज एन इंटरनल एक्सटर्नल एस्पेक्ट। एक्सटर्नल एस्पेक्ट को कौन ऐड करता है? ये भी बहुत सिंपल है, ह्यूगो ग्रोसियस जो है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं, उन्होंने जो है इसको ऐड किया था। सोवरेनिटी पे भी वीडियो बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा लिंक, जाके नीचे से चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड?
इसको वन सेकेंड में कह रहा हूँ, आर्टिकल्स सारे ही इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको फटाफट से अगर नहीं याद किया है तो अब तो थोड़ा सा लेट ही हो गया, 2-3 दिन बच गए, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो लोग आर्टिकल्स को बहुत प्रॉपर्ली तैयार करना। मैं पहले ही अपने शॉर्ट्स में बोल चुका हूँ कि आर्टिकल 371 बहुत प्रोबेबिलिटी है, आर्टिकल 340, 338 इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि 338 बी इस क्वेश्चन का आंसर है। 338 बी जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाता है। 340 क्या करता है? 340 सिर्फ प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है एक कमिटी बनाने के लिए जो इंक्वायरी करेगी, जो स्टडी करेगी अबाउट दी बैकवर्ड, या फिर जो भी जिनको भी जरूरत है सपोर्ट की, उनके लिए स्टडी करने के लिए एक कमीशन बना पाने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है आर्टिकल 340 के अंदर। बट एग्जैक्टली कौन से आर्टिकल के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, वो है आर्टिकल 338 बी। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following countries was not a signatory of Treaty of Paris forming the European Coalition? यूरोपियन यूनियन के हिस्ट्री के बारे में मैंने बोला था, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चेक कर लेना। ठीक है, अब एक लॉजिकली अगर सोचोगे तो एक कंट्री ऐसा था, ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड, जो कि शुरू से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था अबाउट यूरोपियन इंटीग्रेशन, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली थोड़ा सा अलग भी था, थोड़ा सा दूर भी है, बाकी कॉन्टिनेंटल कंट्रीज से थोड़ा सा अलग को है, थोड़ा सा साइड की तरफ है। इसीलिए ध्यान रखना कि हमेशा ब्रिटेन वॉज एट द बैक फुट ऑफ ज्वाइनिंग। जब एक बार गाड़ी चालू हो गई, चल पड़ी पूरे इंटीग्रेशन की गाड़ी, तब जाके वो बैठा है उस पर। और उतरने में भी सबसे पहले, ब्रेक्सिट सुना होगा तुम लोगों ने, ब्रिटेन एग्जिट्स फ्रॉम यूयू, तो उस पर उतरने में भी सबसे तेज था वो ब्रिटेन। ठीक है, तो इससे एक लॉजिकल आंसर तुम लोग एक एक ट्रिक के तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फेमिनिस्ट क्रिटिक मॉर्गेंथो के कौन है? ये मैं जब अपने लाइव क्लासेस कराता हूँ उस पर तो मैं साइमल्टेनियसली ही डिस्कस कर देता हूँ, मॉर्गेंथो के 6 प्रिंसिपल्स को पढ़ाते ही सीधा सीधा एन टिकनर को डिस्कस कर लेता हूँ। तो एन टिकनर जो है उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स अपने तरफ से भी दिए थे मॉर्गेंथो के 6 प्रिंसिपल्स को क्रिटिक करने के लिए। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आगे, कौन है ऐसा जो कहता है डेमोक्रेसी इज करप्शन, मशीन पॉलिटिक्स एंड गैंगस्टरिज्म? विल्फ्रेडो पैरेटो। ठीक है, ये सारे, ये दोनों पैरेटो और मॉस्का दोनों ही एलिटिस्ट थिंकर हैं, तो इनमें कंफ्यूज होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। और ध्यान रखना है कि पैरेटो जो है, पैरेटो ने सबसे पहले कहा था इस बात को कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी एक एलिट का क्लब है। ये बस सुनने में, देखने में ऐसा लगता है कि शायद ऑफ द पीपल बाय द पीपल है, बट ऐसी बात नहीं है। ये जो है, ये सिर्फ कुछ लिमिटेड लोग ही इस पे रूल करते हैं, और ये जो है गैंगस्टरिज्म टाइप का एक मशीन है। ये जो है, इस पे वोटर्स या जो भी इलेक्टर्स हैं उनका कुछ खास रोल नहीं होता। सो ये पैरेटो ने कहा। आगे, वंस अगेन क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आ गया। क्रोनोलॉजी के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था? मैं लाइव क्लासेस में ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स बताता रहता हूँ, तो अभी क्विकली आप लोग को 1-2 ट्रिक बता रहा हूँ। इस पे भी ट्रिक क्या बनेगा कि अगर थिंकर को आप जानते हो या ऑथर को जानते हो, तो उस बेसिस पे करने की कोशिश करो आप। ठीक है, हु आर द शूद्राज, वैसे यहाँ मैंने ईयर लिख दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ से कर ही सकते हो। तो गांधी थोड़े से पहले के थिंकर है, पहले से ही उन्होंने शुरू किया था काम। तो 1909 में हिंद स्वराज है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा। उसी हिसाब से आंसर को देख लेना। 23 में सावरकर ने लिखा है हिंदुत्व, तो इस तरह से आप लोग अरेंज कर सकते हो आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया है कि इनमें से कौन सा गलत है, उसके बारे में बताओ, व्हिच इज रॉन्गली मैच्ड। तो ये पता ही आपको, लेक्सिकल प्रायोरिटी जॉन रॉल्स ने कहा है, अपने 3 प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग उन्होंने कहा है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा सेकंड आएगा, कौन सा थर्ड में आएगा। इसका भी वीडियो बना हुआ है, जॉन रॉल्स का वीडियो, चैनल से जाकर चेक कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी माइकल वेल्जर ने कहा है, बहुत अच्छी बात है, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के बारे में वीडियो बना हुआ है, वो भी जाके चेक कर सकते हो जस्टिस के साथ ही। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी में क्या है, वो कहता है कि अलग अलग स्फेयर्स ऑफ इक्वालिटी होते हैं। एक स्फेयर में अगर आप पावरफुल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस स्फेयर का पावर अगर आप दूसरे स्फेयर में ना यूज कर रहे हो अपने अपने एडवांटेज के लिए, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग स्फेयर में हो सकता है, कोई दिमाग से तेज हो सकता है, नॉट ए प्रॉब्लम। कोई बॉडीली स्ट्रांग हो सकता है, नॉट ए प्रॉब्लम। बट उस बॉडीली स्ट्रेंथ को अगर वो जाके दूसरे स्फेयर में यूज करता है, कि किसी से छीन के ले रहा है, छीन के खा रहा है, तब वो प्रॉब्लमेटिक है। तो इस तरह का एक जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का, माइकल वेल्जर ने दिया था। लक इगैलिटेरियनिज्म आपको पता ही है कि डॉर्किन ने दिया है। सर्कुलेशन ऑफ एलिस भी जो है पैरेटो ने दिया। तो यहाँ जो है नन ऑफ द अबव वाज द राइट आंसर। फेमिनिन मिस्टेक, बेटी फ्राइडन। फेमिनिस्ट थिंकर्स और उनके वर्क्स को बिल्कुल याद ही कर लेना है। अगर अब तक नहीं किया है तो कोई इस पे अब समझने के लिए टाइम नहीं बचता है, तो फटाफट इसको याद ही कर लेना, इसको मेमोराइज कर लेना। सो वंस अगेन आर्टिकल 371 का क्वेश्चन, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि आर्टिकल 371 को बहुत ध्यान से देखना। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट शायद इस साल के एग्जाम से पहले नहीं आ पाएगा, बट मैं बनाऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, तो आर्टिकल 371 वंस अगेन आ गया। 371 ई, डी और ई में कंफ्यूजिंग होता है। आर्टिकल 371 डी जो है आंध्र प्रदेश के बारे में इन जनरली बताता है, स्पेशल प्रोविजंस आंध्र प्रदेश को देने की। और जब तेलंगाना बना है तो तेलंगाना को भी इसमें ऐड किया गया है। बट आर्टिकल 371 ई जो है स्पेसिफिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात करता है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। डी और ई दोनों ही आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं।
आगे चल के जॉन लॉक को किस इवेंट ने इन्फ्लुएंस किया था? उनको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ने इम्पैक्ट किया था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से वो क्या सीखते हैं? वो सीखते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर गुड, पीसफुल चेंज कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स। वही पीछे हॉब्स जो थे उन्होंने देखा था वायलेंस, इंग्लिश सिविल वॉर का वायलेंस देखा था उन्होंने, तो इसीलिए उनका ह्यूमन नेचर के प्रति अलग अंडरस्टैंडिंग था। जॉन लॉक ने देखा कि पीसफुली जो है पार्लियामेंट्री फोर्सेस दोबारा पावर में आ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि ह्यूमन नेचर इज गुड। फुल वीडियो बना हुआ है लाइफ एंड टाइम्स के बारे में, लॉक और हॉब्स दोनों का ही बना हुआ है, ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। उन वीडियोस को देख लो तो लाइफ और टाइम्स ऑफ हॉब्स एंड लॉक के बारे में कुछ और वीडियो कभी मांगोगे नहीं। व्हिच बुक जॉन रॉल्स टॉक्स अबाउट ग्लोबल जस्टिस? जो जॉन रॉल्स का पॉपुलर बुक जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस, सब लोग जानते हैं इस बुक के बारे में। थ्योरी ऑफ जस्टिस मोस्टली टॉक्स अबाउट जस्टिस इन द डोमेस्टिक स्फेयर। अगर इंटरनेशनल स्फेयर की बात की जाए, ग्लोबल जस्टिस की बात की जाए, तो उन्होंने बुक लिखा है द लॉ ऑफ पीपल्स। बहुत ही एसेंशियल है, ये क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आगे चल के सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये रेजिम टाइप्स का जो पार्ट है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, उसमें से ये क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि नेबर्स है, पड़ोसी हैं मोस्टली। श्रीलंका इज नेबर, भूटान इज नेबर, मालदीव्स इज नेबर, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए साउथ एशिया के सारे कंट्रीज में किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स चल रहे हैं। वैसे तो वर्ल्ड के सारे ही मेजर कंट्रीज के आपको पता होने हैं, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, हमने लाइव क्लासेस में कराया भी है, ये आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बट अगर नहीं है तो एटलीस्ट इस टाइम 2-3 दिन बच रहे हैं, तो एटलीस्ट साउथ एशिया वालों के तो देख ही लेना कि किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स उनके अंदर प्रिवेल कर रहे हैं। ठीक है, आगे रॉबर्ट डाहल पॉलियार्की के थिंकर हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लास में। ठीक है, पॉलियार्की के एक थिंकर हैं। वो डेमोक्रेसी के दो इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी में दो इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए? पब्लिक कॉन्टेस्टेशन होना चाहिए, कि पब्लिक जो है चीजों को डिसएग्री करने की, डिलिबरेट करने का एक जो है मैकेनिज्म होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। और दूसरा वो कहते हैं कि इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, कि रेगुलर इलेक्शंस हो, रेगुलर वोटिंग मैकेनिज्म हो, लोग इंक्लूड हो पाए इस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉट कवर्ड बाय सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से हैं? टीएम, एएम। ठीक है, एएम और टीएम ही है। ये लो, एक और स्ट्रेटेजी सिखा दिया। इस तरह के सारे स्ट्रेटेजीज हम लाइव क्लासेस में करते रहते हैं। अब एक और ये ले लो, एएम टीएम, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, उसके अलावा जो भी दिखेगा उसको टिक कर देना। अरुणाचल प्रदेश इज नॉट ए पार्ट, तो इसको बाहर निकाल देना। किसने कहा? ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत फेमस कोट है ये, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं समझता हूँ कि फुल मेंबरशिप ऑफ ए कम्युनिटी कौन कहता है अबाउट सिटीजनशिप? टीएच मार्शल। वीडियो सिटीजनशिप की भी बनी हुई है, जाके चेक कर लो। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, जाके उनको चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट से जाके पॉलिटिकल थ्योरी का प्लेलिस्ट, डब्ल्यूपीटी का प्लेलिस्ट, इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट, उन सबसे जाके चेक कर सकते हो। साफ्टा का क्या फुल फॉर्म है? बहुत लोग इस पे गलत करते हैं, ये एग्रीमेंट नहीं, एरिया है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इस चीज का ध्यान रखना है, साफ्टा। ठीक है, सार्क के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, कि इसके बाहर तो बहुत कम ही पॉसिबिलिटीज है कोई क्वेश्चन पूछ पाने की। वो भी नीचे डालूंगा डिस्क्रिप्शन पे, चेक करना जाके। एमसीक्यू, आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ये भी मिल जाएगा आपको हमारे सार्क वाले वीडियो से। उसके बाहर से कुछ भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, वहाँ ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। यहाँ भी लॉजिक है भाई, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है सबसे लेट बना था, 2010 के आसपास ये बना था, ये बहुत लेट बना था। और लॉजिक ये है कि सार्क एग्रीकल्चर सेंटर जो है वो सबसे पहले बना होगा। क्यों भाई? सारा जो नेबरहुड है वो एग्रीकल्चरल कंट्रीज ही हैं। ये वेट तो नहीं करेंगे ना 2010, 11, 12 तक आके कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कुछ बनाना है। एग्रीकल्चरल ही कंट्रीज हैं ये सारे, इंडिपेंडेंस के बाद से, इंडिपेंडेंस के पहले से भी। तो डेफिनेट है कि एग्रीकल्चर रिगार्डिंग तो सबसे पहले बन ही गया होगा। तो ऑप्शंस को इस तरह से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो कि सार्क एग्रीकल्चर सेंटर बन चुका है पहले। एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पूछा जा रहा है, वैसे एग्जैक्ट ईयर भी जानना चाहते हो तो जान सकते हो, 1988 के अंदर ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पूछ नहीं रहा है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है आपको, यही पूछेगा क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना। तो उसके लिए ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ, इसको यूज करोगे तो आंसर्स सॉल्व कर लोगे, इवन इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट फिक्स ईयर। ठीक है, आगे कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक नहीं लिखी है? तो साइंस ऑफ लॉजिक, डेफिनेट सी बात है, ये हेगल ने लिखी। फाइन, क्लियर। मार्क्स के तो सारे बुक्स आपको याद करने ही है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो एक्सक्यूज टू दिस पर्टिकुलर फैक्टर। मार्क्स के सारे ही जो वर्क्स हैं उन सबको, उनको आपने याद करना है, मेमोराइज करना है। तो ये वंस अगेन आ गया अम्बेडकर के रिगार्डिंग क्वेश्चन। ये भी सेम है, कब शुरू हुआ होगा एक बार दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाओगे कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो सबसे एंड ही बना है, इसको लास्ट की तरफ रखना है। बहिष्कृत हितकारणी जो है सबसे पहले बना है, इसको शुरू की तरफ रखना है। बट यहाँ ये दिक्कत है कि बहुत कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन कई बार हो सकता है, दोनों ऑप्शन में बी और सी दे देंगे, सी फर्स्ट में दे देंगे और बी एंड में दे देंगे। तब कैसे सॉल्व करोगे? तब तो फिर आपको थोड़ा सा उनके लाइफ और टाइम्स के बारे में पता होना पड़ेगा। ये सिर्फ रट के जाओगे, एमसीक्यूज करके जाओगे तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब चीज़ें चेंज हो गई है, अब आपको उनके लाइफ और कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बहुत परफेक्टली चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसके बहिष्कृत हितकारणी के बाद उन्होंने
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई है, उसके बाद ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट और फाइनली रिपब्लिकन पार्टी। तो इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी सब कमिटी फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग बनी थी और उसको हेड किसने किया था? जेबी कृपलानी ने हेड किया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के अंदर एक ब्रॉडर बिगर कमिटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, व्हिच वाज गोइंग टू टॉक अबाउट माइनॉरिटीज एंड अदर इश्यूज। तो उसके अंदर एक सब कमिटी बनाया था जेबी कृपलानी के अंदर। इसका भी वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को तो आप मिस कर ही नहीं सकते हो। फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग जो वीडियो मैंने बनाई है, बहुत एसेंशियल पॉइंट्स उसके अंदर है इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया के ऊपर। तो इसको जरूर कवर करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ये भी डाल दूंगा। आगे, Which of the thinkers is considered father of sovereignty? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बॉर्डिन है, इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यह है कि साथ में इन सब के आइडियाज को भी एक बार क्विकली चेक कर लेना। रोशियो पॉपुलर सोवरेनिटी के बारे में बात करते हैं, ग्रोशियस जो है एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी की बात करते हैं, ऑस्टिन जो है मोनेस्टिक सोवरेनिटी की बात करते हैं। इन सबको भी एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना। बिलियर्ड बॉल मॉडल किसके साथ रिलेट करोगे? रियलिज्म के साथ रिलेट करोगे। बिलियर्ड बॉल मॉडल क्या कहता है कि कंट्रीज आर आइडेंटिकल एंड हार्ड शेल्स, उनके अंदर क्या है वो आप बाहर से नहीं देख सकते हो, वो एक क्लोज बॉक्स की तरह है, और हार्ड शेल्स हैं हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं बिलियर्ड बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये रियलिज्म का है। आगे चल के मार्क्स ने एंजल्स के कोलैबोरेशन में कौन सी बुक लिखी है या नहीं लिखी है उसके बारे में क्वेश्चन बताया गया, which of the following book was written पूछा गया। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना, 3 बुक जो है मार्क्स ने कोलैबोरेशन में लिखा है, होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, बाकी कुछ होगा तो उसको उसी हिसाब से क्वेश्चन जैसे पूछेगा उस हिसाब से कर लेना। आगे, कार्ल मार्क्स ने किसमें कौन से मैगजीन में कंट्रीब्यूट किया था और वहाँ एडिटर भी बने थे? बहुत पॉपुलर मैगजीन है, ऐसे कोई XYZ झंडू मैगजीन नहीं है, ये बहुत पॉपुलर है। रेंचेस्टर जाइतुंग ये जो मैगजीन है, इस पे उन्होंने एडिटर की तरह भी काम किया था। उनकी फॉर्मेटिव ईयर्स में एक बहुत बड़ा रोल इस मैगजीन ने उनको प्ले किया था, इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमाइंस देयर एग्जिस्टेंस बट देयर सोशल एग्जिस्टेंस दैट डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस, ये किसने कहा? ये मार्क्स ने कहा। इसको याद रखना है, कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमाइंस देयर एग्जिस्टेंस बट देयर सोशल एग्जिस्टेंस दैट डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस। इंसान का कॉन्शियसनेस जो है वो आपके एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन नहीं करता है, आपका जो सोशल एग्जिस्टेंस है वो आपके कॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करता है। आप किस वर्ग में हो समाज में, उस वर्ग में होने की वजह से आपका कॉन्शियसनेस डिटरमाइन होता है। ये मार्क्स का कहना था कि वर्किंग क्लास का कॉन्शियसनेस अलग होगा, कैपिटलिस्ट का कॉन्शियसनेस अलग होगा। ठीक है, आपके एग्जिस्टेंस सोसाइटी में, सोशल स्ट्रक्चर में जहां आप एग्जिस्ट करते हो, वही आपके कॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करता है। तो डेफिनेटली ये मार्क्स ने कहा है। सिंस सोसाइटी इज फेडरल ऑथोरिटी मस्ट आल्सो फेडरल, बहुत ज्यादा पॉपुलर कोट है ये हैरोल्ड लस्की का, इसको ध्यान में रख लेना, ये पूछने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। ये हैरोल्ड लस्की अपने प्लूरलिस्ट फेज ऑफ डेमोक्रेसी में उन्होंने इस बात को कही थी। हैरोल्ड लस्की बाद में जाके सोशलिस्ट भी बन जाते हैं अपने डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग में। प्लूरलिस्ट फेज में उनका था कि बहुत सारे सेक्शंस में, बहुत सारे ग्रुप्स में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसीलिए उनका कहना था कि अथॉरिटी मस्ट ऑल्सो बी फेडरल, लोगों में बटा हुआ होना चाहिए। डेमोक्रेसी वुड बी एसोसिएटेड विद लास्की का ये क्वेश्चन पूछा है, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ये नहीं कर पाओगे अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, लाइव क्लासेस में हम लोग इसको कवर करते हैं, बट अगर तुम लोग इसके बेसिक्स को नहीं जानोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक, सो ये इसीलिए इसका आंसर ही मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि प्लूरलिज्म फेज में था जो हैरोल्ड लास्की अपने शुरू के अर्ली एज फेज में। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब उसने देखा कि ये प्लूरलिज्म जो है, प्लूरलिज्म से इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व हो सकती है, समाज में अब भी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हर कोई प्लूरलिस्ट है, हर कोई अलग अलग है, बट फिर भी इन अलग अलग के बीच इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बाद में सोशलिज्म की तरफ शिफ्ट किया था। आर्टिकल 15 के बारे में मैं क्या ही बताऊं, मतलब फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स है 12 से लेके 35 तक मैं क्या ही बताऊं, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। सुपर इंपॉर्टेंट, हाई प्रायोरिटी है, या इनको तो करना ही करना है, मतलब इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, आई डोंट वांट टू से इट अगेन एंड अगेन, राइट। तो 15 के सब क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 15(1) और 15(2) इसके मेन कंडीशंस सेट करता है। 15(3) से लेके 15(6) तक एक्सेप्शंस बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15(3) जो है पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही था, और ये वुमेन और चाइल्ड को स्पेशल केयर देने की बात करता है, स्पेशल प्रेफरेंसेस देने की बात करता है। 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में कौन बात करता है? पॉपुलर है, सैमुअल हंटिंगटन बात करता है, बहुत फेमस है ये, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। उनके वो रिवर्सल्स के भी बारे में बात करता है, अगर नहीं पता है तो आप वो भी चेक कर लेना। ठीक है, कि रिवर्सल के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कि फर्स्ट वेव रिवर्सल किसकी वजह से हुआ, सेकंड वेव रिवर्सल किसकी वजह से हुआ, थर्ड वेव रिवर्सल किसके बेसिस पे हुआ। ठीक है, ये क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था, आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना। आगे,
कि कैथरीन मैककिनन किसने कहा है कि व्हेन आई लुक एट द स्टेट इट अपीयर्स मेल टू मी। पॉपुलर, बहुत पॉपुलर कोटेशन है कैथरीन मैककिनन का, ये भी ध्यान रख लेना। और बाकी थिंकर्स को भी देख लेना कि बुवर क्या कहती है सेकंड सेक्स के रिगार्डिंग, क्या उनका कहना है, फायरस्टोन का क्या कहना है, एनलो का क्या कहना है, ये इनको भी एक बार कवर कर लेना। और ये एक बहुत पॉपुलर कोट है, बट यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिटवीन माकियावेली एंड हॉब्स। बहुत पॉपुलर कोट है ये, होमो होमिनी लुपस एक बहुत फेमस कोट है थॉमस हॉब्स का। अगर आप लोगों ने डिटेल में हॉब्स को पढ़ा होगा तो आप कर सकोगे, बट वही अगर एमसीक्यू सेंट्रिक ही पूरा प्रिपरेशन रखा होगा अब तक, तो इन तरह के आंसर्स नहीं कर पाओगे। अभी एग्जाम को कुछ ही टाइम बचा है, तो इनको इसी तरह से अब रहने दो। तो डी साइव नाम का जो उनका बुक है, उस बुक में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था कि मैन इज ए वुल्फ टू मैन। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स को एक बार क्विकली कवर करो, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्विकली रिवाइज कर लो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।